जी हाँ, पहचानिए कि इस तस्वीर में जानवर कौन है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये जो लड़ाई की तस्वीरें आपने देखी जो हो रही हैं, वो नोएडा की एक सोसाइटी की है। सोसाइटी का नाम है पार्क्स लॉरिएट। नोएडा के सेक्टर 108 में ये सोसाइटी है। और ये सोसाइटी किस तरीके की है और यहाँ किस तरीके के लोग रहते हैं और उनकी हैसियत क्या है, ये जानने के लिए एक मिडिल क्लास आदमी क्या करता है कि सोसाइटी है, इस तरीके की है, लिफ्ट इतनी आलीशान, बिल्डिंग इतनी ज़बरदस्त, कितने का होगा मकान। तो 99acres.com और magicbricks.com पर जिस तरीके से हर आम आदमी जाता है, उस पर हम भी गए। होश फाख्ता हो गए साहब। एक एक फ्लैट, इसकी शुरुआत होती है, जरा फुल फ्रेम आपको दिखाते हैं, जरा फुल फ्रेम देखिए। ये पार्क्स लॉरिएट की वो सोसाइटी है जिसकी बिल्डिंग, ये आलीशान बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और इसमें रेडी टू मूव इन फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत, वो नीचे आप देख रहे हैं, 4.55 करोड़ से 10.59 करोड़ प्लस गवर्नमेंट चार्जेस, रजिस्ट्री वगैरह मिला करके। अब आप कल्पना कीजिए, मतलब बहुत कम पैसे या मिडिल क्लास वाला आदमी तो उसके लिए तो सपना है ये। 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 6 बेडरूम, मतलब न जाने कितने बेडरूम, महल है और सपना है ये। तो सोचिए क्या जबरदस्त क्रीमी लेयर वाले लोगों की सोसाइटी है ये, जहां पर फ्लैट की कीमत 10.5 करोड़ प्लस चार्जेस है, सुविधाओं से लैस जबरदस्त सुविधाएं, बड़ी सोसाइटी। लेकिन इस सोसाइटी में लिफ्ट के पास जो हो रहा है और जो लोग वो हरकत कर रहे हैं, वो बेहद हैरान कर देने वाली। सब एक कुत्ते के लिए। एक शख्स लिफ्ट की गेट रोककर खड़े हैं, वहीं एक महिला उनसे बहस करती है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि अचानक महिला अपना मोबाइल निकाल लेती है और लिफ्ट रोककर खड़े शख्स का वीडियो बनाना शुरू कर देती है। तभी जिस लिफ्ट को रोका था जिस इंसान ने, वो भी अपना फोन निकाल करके वीडियो बनाने लगता है। अचानक से महिला उस शख्स के हाथ से उनका मोबाइल छीन लेती हैं और उसके बाद हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई लिफ्ट के अंदर से होते हुए बाहर होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर हाथ चलाने लगते हैं। फिर दोनों लिफ्ट के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वहां भी दोनों के बीच जबरदस्त बहस होने लगती है। यह सीसीटीवी वीडियो है और इसमें ऑडियो नहीं है, लेकिन आप देखकर समझ सकते हैं कि दोनों कितने गुस्से में हैं। महिला गिरेबान पकड़ लेती हैं और किसी को फोन लगाने लगती हैं। एक बार फिर दोनों लिफ्ट के गेट पर पहुंचते हैं और वहां हाथापाई होने लगती है। तभी एक लड़की अंदर से कुत्ते को बाहर लेकर के जाती है। तो अब आप समझ लीजिए, ये कहानी हर सोसाइटी की है, हर बहुमंजिला इमारत की है आज की डेट में हिंदुस्तान में। आप सोचिए, इतनी देर से दोनों लड़ रहे हैं, कई लोग इस दौरान आते हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाल पाता है। इसके बाद महिला का पति पहुंचता है और फिर वो उस व्यक्ति की पिटाई कर देता है। अभी थोड़ी देर में आप स्क्रीन पे देखेंगे, एक सफेद टी शर्ट में एक व्यक्ति आते हैं और फिर 2-4 हाथ वो भी जड़ देते हैं उस आदमी को जिससे महिला की लड़ाई हो रही है। इसके बाद सिक्योरिटी टीम की एंट्री होती है। अभी थोड़ी देर में ये विजुअल जो है ये लूप में घूम करके आएगा, और ये सब सोसाइटी में कुत्ते को लेकर के हो रहा है कि कुत्ता ये लिफ्ट में क्यों है, जाओ जो करना है कर लो, कुछ उसी तरीके की बात हो रही। ऑडियो नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं जो जो इस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं, और हमारे लिए तो ये सपना ही है। 10.5 करोड़ प्लस टैक्सेस वाली सोसाइटी में अगर आदमी रहेगा तो वो उम्मीद करेगा कि इतने पैसे से कम कुछ तो, इतने पैसे आपने कमाए होंगे, सब कुछ किया होगा, एक शिष्टाचार की उम्मीद अक्सर आदमी लगाता है। ये देखिए, ये पतिदेव आ गए, इन्होंने भी 2-4 हाथ जड़ दिए, और जब जड़ना शुरू किया, सब लिफ्ट के अंदर हो रहा है। इतने में तब ये सिक्योरिटी वाले आते हैं और तब वो बोलते हैं, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप लोग, भी क्या कर रहे हैं, हटिए, अरे बचिए, देख लूंगा मैं इसे। यही सब तो होता है। ऑडियो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं सेकंड गेस कर सकता हूं कि यही सब बातचीत हो रही होगी।
और ये 10.5 करोड़ प्लस टैक्सेस वाले फ्लैट में रहने वाले लोगों की हरकतें हैं कुत्ते को लेकर। जी हां, शहरों में इन बहुमंजिला इमारतों में समाज 2 हिस्से में बटा हुआ है। ये 2 हिस्से हिंदू और मुसलमान नहीं हैं, ये 2 हिस्से और भी कोई चीज नहीं है। ये 2 हिस्से जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी भी नहीं है। ये 2 हिस्से और कोई मुद्दे भी नहीं है। ये समाज विभाजित है कुत्ता प्रेमी और दूसरी तरफ जो कुत्ते को नापसंद करते हैं उनके बीच में। और ये हर सोसाइटी की कहानी है, हर जगह यही होते। तो वही चीज इस सोसाइटी में भी हुई। ये लड़ाई क्यों हो रही थी और क्यों वो पुरुष महिला एक दूसरे पर चीख रहे थे, क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे? जवाब, कुत्ते को लेकर ये लड़ाई हो रही थी, जो कि आजकल जैसे कि हमने आपको बताया हाई राइज सोसाइटीज में बड़ी आम बात हो गई। ऐसा लगता है कि 10.5 करोड़ प्लस टैक्सेस पैसा दे करके इन घरों में जो लोग रहते हैं, समझ में नहीं आता कि कुत्तों पे जो जंग चल रही है उसमें इंसान जानवर कैसे बनता जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति लिफ्ट रोक कर खड़े थे वो दरअसल एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। जो महिला दिख रही हैं वो अपने कुत्ते को लिफ्ट में लेकर के जाना चाह रही थी, लेकिन बताया यह जा रहा है कि पूर्व आईएएस अधिकारी साहब जो हैं इसका विरोध कर रहे थे। लिफ्ट पर दरवाजा पे पैर अड़ा करके खड़े हो गए वो। इसी को लेकर पहले दोनों में बहस हुई, फिर हाथापाई, फिर बहस और फिर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की महिला के पति द्वारा पिटाई। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में लिखित समझौता हो गया है, इसीलिए पुलिस ने इस पर कोई केस दर्ज नहीं किया है। दोनों ने बोला कि हम ये मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहते। एक बार फिर से मैं ये बात दोहरा दूं, इन दिनों सोसाइटियों में हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस इस पर मत विभाजित थोड़ा सा कम है। व्हाट्सएप पर आप देखते होंगे अक्सर ये होता था कि इसी सब चीजों पर लोग भिड़े रहते थे, लेकिन अब ये नई लड़ाई है। नए हिसाब से पूरे देश भर की सोसाइटी में 2 गुट में बटे हुए हैं लोग। एक तबका डॉग लवर्स और दूसरा डॉग हेटर्स। और ये लड़ाई लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, जिसमें इंसान जानवर बनता चला जा रहा है। बाकायदा नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, क्योंकि ये पूरा मामला नोएडा का है इस वजह से हम इन दोनों जगहों का जिक्र कर रहे हैं, उनके साथ दिल्ली में एमसीडी ने एक नीति बनाई हुई है, पॉलिसी बना रखी है। नोएडा अथॉरिटी ने जो नियम बनाए हैं हम जरा आपको वो बता दें। वो नियम क्या है? नियम ये है कि पालतू कुत्ते बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मान्य है। घर के बाहर पट्टा लगाकर घुमाना अनिवार्य है। पालतू जानवर को घर के अंदर अकेले छोड़ना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक जगहों पर शौच करने पर साफ करना पड़ेगा। रिहायशी इलाके में ब्रीडिंग सेंटर पर पूरी तरीके से पाबंदी है। पालतू कुत्ते और बिल्ली की नसबंदी करानी होगी। अगर कुत्ता किसी को काटता है तो इलाज का खर्च कुत्ते के मालिक को देना होगा। नियम नहीं मानने पर 500 से लेकर 5000 रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अगर बात कर लें तो उनकी भी पॉलिसी जो है वो लगभग इसी तरह की है। पॉलिसी में बदलाव के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सुझाव भी मांगे। इन सुझावों के आधार पर पॉलिसी में आगे भी बदलाव दिख सकता है। वहीं दिल्ली में एमसीडी ने भी पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के मुताबिक पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुत्ते के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन अनिवार्य है। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने में पालतू कुत्ते का योगदान न हो। सार्वजनिक जगहों पर शौच करने पर साफ करना होगा। हर बार ऐसा होने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, माफ कीजिएगा। मजल यानी कि जो कुत्तों को मुंह पे मास्क लगता है वो भी पहनाने की बात कही गई है। अच्छा, अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के बवाल मचता है। जो कुत्ता लवर्स हैं उनका यह कहना है कि मेरा कुत्ता मेरे बच्चे समान, मैं इसको मजल नहीं लगाऊंगा, स्लैश लगाऊंगी, मैं तो लिफ्ट में ले जाऊंगी, इसका हक है। वहीं जो कुत्ता हेटर्स हैं उनका यह कहना है कि ये जब नियम बने हुए हैं आप इन नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं, सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल कीजिए। कुत्ता लवर्स कहते हैं कि हम क्यों सर्विस लिफ्ट इस्तेमाल करें, उसको घूमने जाना है, हम पूरा टेक केयर कर रहे हैं।
तो कुत्ता हेटर्स ये कहते हैं कि आपका कुत्ता जो है वो शौच कर देता है लिफ्ट में, चलिए फिर साफ कीजिए। सारी सोसाइटीज में लगभग ऐसी ही बातचीत होती, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, सारी सोसाइटीज में। इसके अलावा ये भी बात होती है कि कुत्ता दौड़ा ले रहा है, काट ले रहा है, दांत गड़ा दे रहा है, छोटे बच्चों को काट ले रहा है, ऐसे में क्या करें। तो फिर से ये आर्गुमेंट इसी तरीके से होना लगता है, कुत्ता लवर्स, कुत्ता हेटर्स। ये तो कोई समाधान नहीं है ना। दो भाग में, दो मत में, मतलब आप कुत्ता प्रेमी भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ आप ये भी मान सकते हैं कि आवारा कुत्तों के काटने से प्रॉब्लम है, लेकिन ये बीच का रास्ता निकल ही नहीं रहा है। ये मामला मत विभाजन का हो गया। इन तमाम नियमों के बावजूद आप सोसाइटियों में या सेक्टरों में कुत्ते को लेकर लोगों को भिड़ते, कटते, मरते देख रहे हैं। लिफ्ट को लेकर तो पिछले कुछ महीनों में कई मामले सामने आए हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें कुत्ते ने लिफ्ट में दूसरे व्यक्ति को काट लिया हो, बच्चे को काट लिया हो। हमने देखी हैं तस्वीरें। आप सोचिए, कुत्ते इंसानों के साथ सदियों से रहते आए हैं। हाँ, पहले अलग अलग मकान ज्यादा होते थे, अब अपार्टमेंट में हाई राइज टावर ज्यादा होने लगे हैं और लिफ्ट जो हैं वो 2 या 3 होती हैं। और उसमें भी एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पता चला इन हाई राइज सोसाइटीज़ में एक नई समस्या आई है, एक लिफ्ट बंद पड़ी है, मेंटेनेंस दिया नहीं बिल्डर ने, उस चक्कर में एक ही लिफ्ट चल रही है। अच्छा, उसमें नियम भी बना हुआ है कि एकदम खाली हो तभी कुत्ता लेकर के जाएं, तो उसमें भिड़ जाते हैं सब मकान मालिक एक दूसरे से। कई घरों में कुत्ते हैं, कुत्ते होंगे तो जाहिर है लिफ्ट से वो नीचे ऊपर भी जाएंगे। अब अगर कोई 19वें या 20वें फ्लोर पे रहता है, आप ये तो उम्मीद नहीं रख सकते ना कि वो 20 फ्लोर ऐसे ऐसे चलता रहे। इस पर विरोध क्यों है? वहीं दूसरा सवाल है कि मालिक क्यों नहीं कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने के लिए मजल लगाते हैं, मुंह ढकने वाला, ताकि वो काट ना ले, जिससे वो किसी को काट ना सके। दोनों तरफ से अगर एक दूसरे के प्रति सही व्यवहार हो तो यह समस्या सुलझ सकती है। लेकिन हमेशा की तरह प्रॉब्लम क्या है ना, चाहे टीवी की डिबेट हो या फिर कॉलोनी में बर्ताव, सारी चीज आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आर या पार, इधर या उधर, तुम इस रास्ते में उस रास्ते, या तो कुत्ता बाहर या इधर, कुत्ता लवर, कुत्ता हेटर। ये जो समस्या है ना, यही मूल कारण है और इससे कोई समाधान नहीं निकला। आइए 2 मेहमानों से बात करते हैं, क्योंकि आप यकीन जानिए, आपको भले ही ये लग रहा हो कि ये क्या लेकर के बैठ गए हैं 9 बजे में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यकीन नहीं आता तो अपने सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप खोल करके देख लीजिए। संजय महापात्रा जी हैं फाउंडर हाउस फॉर स्ट्रे एनिमल्स, दीपांकर कुमार उपाध्यक्ष हैं नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजय महापात्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। हालांकि आपकी जो संस्था है वो हाउस फॉर स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करती है, लेकिन ये मुद्दा पालतू कुत्तों का है और उसमें स्ट्रे एनिमल्स भी आते हैं। इसके अलावा और भी जो कुत्ते हैं, कुत्ता प्रेम अपनी जगह है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाते सुलझाते हम मैन टू मैन कॉन्फ्लिक्ट पर उतर आए हैं? ये क्या हो रहा है सोसाइटियों में? सबसे पहले बात है, किसी की पसंद नापसंद की यहाँ बात नहीं है। जब आप हमारा लोकल गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रेशन बना रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट एक पेट डॉग को पालने के लिए एक शासन, एक आइन बना रहे, तो उसमें कोई बात नहीं है कि डॉग लिफ्ट में जाए या नहीं जाए। जब लोकल गवर्नमेंट, जो भी सरकार उसका नियम बना रहे हैं कि आप कुत्ते अगर पाल ले उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, इसी नियमबद्ध से आप डॉग पालिए। अगर उसी नियमबद्ध से कोई अगर पेट ओनर को डॉग नहीं पाल पा रहे, उसी के साथ कानूनन जरूर उसके साथ कानूनन कार्रवाई किया जाए। बाकी अपनी चीज का मजल, सर मैं अगर अपने मुंह को मैं मास्क पहन सकता हूँ, लेकिन जो मजल है, मजल कुत्ते का हमेशा नाक के अंदर आता है। दैट्स ओनली यूज फॉर ट्रीटमेंट। जब ट्रीटमेंट किया जाता है उस दौरान उसको यूज किया जाता है, ना 24/7 उसका मजल नहीं पहना जाता। मेरे यही कहने की मतलब ये है कि जब सरकार एक रजिस्ट्रेशन करा रहे कि आप कुत्ते पाल सकते हो, एक सरकारी एक कानून बना रहे कि आप कुत्ते पाल सकते हो, मैं मान रहा हूं जो भी कोई भी अगर यहाँ पे जो डॉग ओनर है या पेट ओनर है,
अगर वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने डॉग्स को लेके, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कानूनन अपराध होना चाहिए। एक एनिमल क्रुएल्टी भी एक केस एनिमल क्रुएल्टी की तरह उसके ऊपर भी किया जाता है। लेकिन जहाँ पे बात होती है लिफ्ट की, सर लिफ्ट में अगर मेरे हाई राइज बिल्डिंग में हूँ, अगर मैं डॉग लेके जा रहा हूँ, मैं लिफ्ट नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मेरा हार्ट की दिक्कत है, तो डेफिनेटली आई यूज द लिफ्ट विथ माई पेट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की और काफी सारी हाई कोर्ट की जजमेंट भी है कि अपना अपने पेट डॉग अपनी लिफ्ट में ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, सब पहले लेडीज लिफ्ट के अंदर है, बाद में जो जेंटलमैन आ रहे, बाद में आ रहे। लेकिन अगर हम आपस में एक तालमेल के साथ अगर किया जाता है कि भाई साहब आप चले जाइए, बाद की लिफ्ट में आ जाता हूँ, क्यों लोगों के यहाँ स्वयं नहीं है, सबकी जल्दीबाजी है। और बाकी आपने कहा कि 10 करोड़ की मकान है सर, ये जो 10 करोड़ की हाई राइज बिल्डिंग बनाया गया है, इन्हीं एनिमल्स की जगह था सर, इन्हीं एनिमल्स के लिए रहने की जगह नहीं है, ना इनको ठिकाना नहीं है कहीं। अगर कोई व्यक्ति इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने घर में रख रहे, आई मीन टू से वो थाउजेंड्स और एनिमल्स की रोड में बचने में बचा रहे, ताकि अपने घर में वो डॉग पाल सके। जी बिल्कुल। दीपांकर कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप समाधान के दृष्टिकोण से इस चीज़ को इस समस्या को निपटाने में आगे क्या कदम उठा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं जो चीज़ मैं बता रहा हूं, आपने भी महसूस किया होगा कि अभी बहुत हार्ड पोजीशंस ले लिए लोगों ने। लिफ्ट में अगर कुत्ता रहेगा तो फिर हम नहीं जाएंगे। देखो अभी 2 दिन पहले एक बच्चे को काट लिया। जाहिर सी बात है लोगों का ये इमोशन आएगा, भाई जिसके बच्चे को काट लिया है कुत्ते ने, तो वो तो चाहेगा कि ज़रा सख्त नियम बने। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि भाई हम 20 फ्लोर पैदल थोड़ी जाएंगे, लिफ्ट तो हम भी इस्तेमाल करेंगे। बीच का रास्ता आपकी बातचीत में क्या निकला है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? सर माफी चाहूंगा, बट मुझे आपके एक शब्द से आपत्ति है। आपने जो बोला कि डॉग लवर्स वर्सेस डॉग हेटर्स, सर यहाँ पे डॉग हेटर्स की बात नहीं है। बात है आपने जो अभी शब्द ये बोला कि असुरक्षा की। लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आशंकित हैं, क्योंकि लिफ्ट में जब कुत्ता होता है, सर हमें मूलभूत समस्या को समझना पड़ेगा। आज जो हाई राइज सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, आज जो नोएडा वाली घटना हुई है वो बड़ी सोसाइटी थी, बड़ा उसमें प्रीमियम सेगमेंट का फ्लैट था, बट ज्यादातर ग्रेटर नोएडा जो है वहाँ पे मीडियम क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, और फ्लैटों के साइज छोटे और मंझोले श्रेणी के हैं। लोग उसमें भी सर ऐसे ऐसे ब्रीड को पाल के रखे हुए हैं और पूरा दिन वो बंधे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कुत्ता जब बाहर निकलता है एग्रेशन में होता है, और इसके चलते वो जो अपने आसपास के लोग होते हैं उन पे अटैक करता है। तो ये समस्या ये समस्या जो है सो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो बीच का रास्ता यही होता है सर कि जो गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि मजल लगाना। आखिर जो कुत्ता पालते हैं वो मजल क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? अगर ठीक है लोग जा रहे हैं या उनको अकेले नहीं जाना है, तो मजल लगाने में थोड़ी देर के लिए क्या दिक्कत है? दूसरी चीज सर, जब ये कुत्तों को लेके बाहर निकलते हैं, ये वेस्टर्न कल्चर तो अपना रहे हैं कि घर में हम फ्लैट में कुत्तों को रखेंगे, बट उनका वो जो पॉटी होता है उसे उठाने की भी होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी जो और भी गाइडलाइंस हैं, अभी जैसे कि आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा, जैसा आपने बताया, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लोगों से सुझाव भी मांगा है। तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए। और एक इस पालतू कुत्तों के साथ साथ एक दूसरी समस्या जो सोसाइटी में है वो स्ट्रे डॉग की भी है। काफी लोग जो है सो वो स्ट्रे डॉग को चाहते हैं कि भाई वो यहीं पे अंदर होने चाहिए, उनको कहीं भी खाना खिलाते हैं, उनको कहीं पे भी जो है सारा कुछ करवाते हैं। तो जिसके चलते ये आए दिन लड़ाई झगड़ा सोसाइटी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में चलता ही रहता है। आप इसका जवाब देना चाहेंगे महापात्रा जी? हाँ सर, बिल्कुल मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। अगर मैं एक डॉग की पेट ओनर हूँ और मेरे पास पेट है, मुझे देखना चाहिए कि मेरे पास कौन सी ब्रीड की पेट है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसको मैं किस तरह रख रहा हूँ। भाई साहब ने एक बात कही कि डॉग को बांध के रखना एक बहुत बड़ा डॉग एग्रेशन जरूर होता है, कि जब बाहर निकलता है एग्रेशन होता है। डॉग को एक ट्रेनिंग देना चाहिए, और कोई अगर डॉग पाल रहे, बचपन से पाल रहे, उसको ट्रेनिंग दे और सोशल करे, अपनी आसपास लोगों के साथ वक्त सोशल करे, ताकि इतना सोशल करे कि डॉग भूल जाए कि मैं एक ह्यूमन सोसाइटी में हूँ। ये बहुत जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट, इसका वैक्सीनेशन,
और उसका गाइडलाइन सही तरीके से मानना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह का कोई पेट ओनर के साथ, अगर कोई पेट ओनर अपनी पेट के साथ होता है तो इसका जिम्मेदारी पेट ओनर के पास जरूर जाता है। और बाकी एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस आपकी जरिए में, हमारा देश में हर जगह आपको कम्युनिटी एनिमल्स मिलेगा जिसमें डॉग्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन मैं आपको चैलेंज देके बोल सकता हूँ सर, हमारा देश में कोई भी एक डॉग नहीं है जो आप बोल सकते हैं कि इस डॉग को वैक्सीनेशन लगी है। क्योंकि ये कमी कहाँ से आ रही है? ये कमी हमारा सरकार से, हमारे लोकल गवर्निंग बॉडी से। ये फंड जाता कहाँ से? अगर डॉग को नसबंदी के लिए लिया जाता है, डॉग को उसी टाइम बाद सिर्फ एंटी रेबिस लगाया जाता है, इसके बाद कोई एंटी रेबिस नहीं है सर। ये क्यों? तो डॉग को तो हर साल एंटी रेबिस लगना चाहिए। तो दैट्स द पॉइंट कि इनको खाने की सामान नहीं है, इनके लिए रहने की जगह नहीं है, काफी सारी इनके साथ बहुत सारी चैलेंजेस है जो लाइफ से रोड में जी रहे, तो जिसके वजह से ये सारी तकलीफ हमें देखना पड़ता है। तो वो चैलेंजेस के लिए हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, जहां पे सर करोड़ों करोड़ों फंड्स आते हैं, लेकिन ये फंड्स एनिमल तक नहीं पहुंच पा रहे। ना कहीं हिंदुस्तान में कोई सरकार की तरफ से आपको एक कम्युनिटी किचन नहीं मिलेगा। आपको जो डिस्पेंसरी है, जो हॉस्पिटल है, वहां कोई साधन नहीं है एक किसी एनिमल्स को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देने की। वहां दवाई नहीं है, वहां दवाई है तो डॉक्टर नहीं है सर। बहुत सारी नेग्लेक्ट है, जिस नेग्लेक्ट की वजह से इसका खामियाजा आज हम लोग भोग रहे हैं। और दीपांकर जी, मैं आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं और एक सवाल जरा आपसे भी पूछूं। देखिए, जाहिर सी बात है, इस सब चीज़ों को लेकर के एक तो होता है हार्ड पोजीशन, ये नियम हमने बनाया था हमारी सोसाइटी को, एक होता है सरकारी गाइडलाइन और एक होता है सोसाइटी में ये नियम होता है कि भाई जब लिफ्ट में, जैसे कुछ सोसाइटियों में ये नियम बना हुआ है कि लिफ्ट में अगर कोई आदमी होगा तो आप उस समय लिफ्ट एकदम खाली हो तभी आप कुत्ता लेकर के जाइए। इस तरीके के भी कुछ नियम बनते हैं। अब ये क्या है ना, ये बड़ा ग्रे एरिया है। मैं 19वें फ्लोर से कुत्ता लेके चढ़ा, एकदम से एक खाली लिफ्ट थी, बीच के टावर में वो दरवाज़ा खुला और उतने में कोई एक सज्जन आ गए, उन्होंने बोला आप ज़रा बाहर निकलिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा लगातार बनती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या बड़े से बड़े मसले देश में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी या इस तरीके की चीज़ें करके कि चर्चा करके जब ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसे पॉलिसी तो इसी तरीके से बनती है ना, आपका अनुभव क्या रहा है? इसको लेकर के कोई बात भी हो रही है या एक टकराव की ही स्थिति बनी हुई है? क्योंकि उससे तो हम कहीं नहीं पहुंचे। आप मुझे पूछ लीजिए सर। दीपांकर जी मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति है वही बन रही है, बातचीत का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ना नफरत की नजर से देखते हैं। आप देखेंगे अगर कुछ ट्वीट भी किया जाता है तो जो सो कॉल्ड डॉग लवर्स मैं बोलूंगा, क्योंकि तो वो आके इस तरह से ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं, लगता है कि जैसे हम उनके दुश्मन हैं। बट समस्या ये है कि जब तक आपस में बातचीत नहीं होगी, अब जैसे आपने कहा कि 19वें फ्लोर से हैं और लेके आ रहे हैं बीच में, तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई 19 फ्लोर से या 20 फ्लोर से वो कुत्ते को सीढ़ी से लेकर नहीं आ सकते हैं। वो भी जानवर भी में भी ये है, ह्यूमन मतलब प्राणी है, तो उसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हर सरकारी गाइडलाइन के अलावा हमें ये करना होगा कि अपनी अपनी सोसाइटीज में कुछ गाइडलाइंस बनाने पड़ेंगे, जैसे फीडिंग एरिया को लेके, या फिर जो उनको घुमाने का एरिया होता है, या फिर उनके शौच करवाने का जो जगह होता है उसको चिन्हित करना पड़ा। अभी क्या होता है सर, लोग निकलते हैं, सर्विस लेन को पूरा गंदा कर देते हैं, सोसाइटी में कहीं पे भी ये लोग बेसमेंट में चले जाते हैं। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कुत्तों को, जो पालतू कुत्ते हैं, उनको हमें किस तरह से रखना चाहिए। एक और चीज जो आज के समय में मुझे समझ में आ रही है कि ये एक देखा देखी जो है स्टेटस सिंबल बन गया है। अरे फलाना ने अपने फ्लैट में रखा है, मैं भी रख लेता हूँ, ये भी हो रहा है। जबकि आपको ये देखना चाहिए कि हम क्या कुत्ता को पालने में सक्षम हैं। सर देखते हैं कि एक महिला, बुजुर्ग महिला होती है, उनके वो दो कुत्ते को लेके, अब आप बताइए बड़े बड़े ब्रीड के कुत्ते को कैसे संभालेंगे? तो लोगों को पालने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग उस कुत्ते को पालने में सक्षम हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और ये बातचीत से ही संभव होगा। बाकी सरकार कुछ भी कानून बना दे, कुछ भी कर दे, वो संभव नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। तो इसके लिए बीच का रास्ता है। और लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो 10.5 करोड़ रुपए प्लस गवर्नमेंट चार्जेस के फ्लैट्स में रहने वाले लोग हैं, इनके लिए आप दोनों की कोई सुझाव देना चाहेंगे? ये 10.5 करोड़ प्लस गवर्नमेंट चार्जेस के फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए दीपांकर जी का संदेश।
10.5 करोड़ का हो या फिर 50 लाख के फ्लैट्स है, सब जगह समस्या वही है। हमें एक ही चीज कहना होगा, जो आज लिफ्ट में उस बुजुर्ग महिला पुरुष जो आईएएस रिटायर्ड थे उनके साथ में और महिला के साथ में, वो बहुत ही शर्मनाक था। हमें अपना एग्रेशन नहीं स्क्रीन पर खोलना दिखाएं चाहिए। वो तस्वीर। और सबसे बड़ा चीज है कि अगर कुछ इस तरह की स्थिति बनती है तो किसी एक आदमी को शांत हो जाना चाहिए, तभी जाके मामले का बाद में समाधान हो सकता था। वरना आज जिस तरह से हुआ ये बहुत ही खराब था और इससे हमें बिल्कुल। बचना चाहिए। संजय महापात्रा जी, 10.5 करोड़ प्लस गवर्नमेंट चार्जेस के फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए संजय महापात्रा का संदेश। सर मेरे संदेश ऐसे है, यही है कि जिस देश में एनिमल्स की कोई कदर नहीं है, उस देश की कदर कहीं नहीं है सर। वो गांधी जी भी बोल रहे थे, हम ये सब सुने, लेकिन ये जो कदर कैसे होगा, हम आपस में भाईचारा के जरिए से हो सकता है। जो भाईचारे की कमी खुद जानवर ना बन जाए। नजर आई है, चाहे वो पेट ओनर है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, दोनों के बीच में तालमेल की कमी है, जिसके वजह से लड़ाई हुई है। और ये तालमेल होना बहुत जरूरी है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एक फेस्टिवल इकट्ठा बना रहे हैं, हम कभी 15 अगस्त को तो हम बनाते हैं, कभी दीपावली बना रहे, कभी दशहरा बना रहे, क्यों ना हम हर दिन एक जैसे रहे और एक भाईचारा बनते रहे। तो वो कमी मुझे सोसाइटी में नजर आ रही है। बिल्कुल। संजय महापात्रा जी और दीपांकर कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि चाहे वो फ्लैट 20 लाख का हो, 50 लाख का हो या 10.5 करोड़ प्लस गवर्नमेंट चार्जेस का फ्लैट हो, उसमें रहने वाले लोग जानवर मोहब्बत में खुद जानवर ना बन जाएं, ऐसी उम्मीद लगाते हैं। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। देश की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया है। अचानक से एप्पल, यानी कि एप्पल सेव नहीं, एप्पल फोन, उसका एक मैसेज विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। आपको पहले वो मैसेज दिखाते हैं जिसमें चेतावनी दी गई कि आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ये जो स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये अलग अलग सांसदों ने ट्वीट किया और सरकार को निशाने पर ले लिया। आरोप शुरू हो गए कि उनके आईफोन के जरिए जासूसी की कोशिश की जा रही है। शशि थरूर, महुआ मोइत्रा जैसे सांसदों को एप्पल का अलर्ट आया। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उन्हें भी अलर्ट आया है। राहुल गांधी के कार्यालय ने भी लोगों को इस तरह का अलर्ट मिला। एप्पल के जवाब से पहले सियासत शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि भारत सरकार को अब कोई काम नहीं बचा है क्या कि बैठ करके हर आदमी के आईफोन में घुसे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज है? नहीं है, इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन सरकार पर आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, ऐसा रविशंकर प्रसाद का कहना। बाद में एप्पल ने बयान जारी करके क्या कहा, आइए आपको जरा वो बता दें। एप्पल कहता है, हम किसी विशेष राज्य प्रायोजित हैकर की बात नहीं कर सकते। 150 देशों में लोगों को यह अलर्ट भेजा गया है। यह संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती हैं। ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम असमर्थ हैं। यह अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। वजह बताने से भविष्य में हैकर्स को बचने में मदद मिल सकती है। तो ये थोड़ा उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया। हालांकि एप्पल अपने जवाब में ये जरूर कह रहा है कि 150 देशों में लोगों को ये अलर्ट भेजा गया है। तो एक तर्क यहां पर यह भी दिया जाने लगा कि अब भारत की सरकार 150 देशों में तो सर्वेलेंस करेगी नहीं। लेकिन एप्पल का यह कहना कि ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम असमर्थ हैं, यह भी एक चिंता का विषय है कि फिर ऐसे कैसे हो रहा है, अलर्ट जा रहा है। ये तो फॉल्स अलार्म भी हो सकता है। अब केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और वो इसकी तह तक जाएगी। देश में कुछ आलोचक हैं, ये लोग देश का विकास नहीं देख सकते क्योंकि जब उनका परिवार सत्ता में था तो वो केवल अपने बारे में सोचते थे। एप्पल द्वारा 150 देशों में अलग अलग लोगों को फोन हैकिंग का अलर्ट मिला है, ये तर्क वो दे रहे हैं। इस पूरी कहानी को आइए अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि किसने क्या बोला और इसको लेकर के बवाल क्या हुआ।
विपक्षी नेताओं के एप्पल अलर्ट शेयर करने के बाद से एक सियासी जंग शुरू हो गई है। अहम राज्य चुनाव से पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड हमलावरों के फोन हैक करने की कोशिश का अलर्ट आया है। इन चुनावों को 2024 आम चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार ने इस पर जवाबी हमला किया है। कहा कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता बस आलोचना करना जानते हैं, वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो साथियों, जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एप्पल ने इन आरोपों पर बयान जारी कर कहा है कि हम किसी विशेष राज्य प्रायोजित हैकर की बात नहीं कर सकते। ये संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती हैं। ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम असमर्थ हैं। वजह बताने से भविष्य में हैकर्स को बचने में मदद मिल सकती है। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर एप्पल पर सवाल उठाए हैं। राजीव चंद्रशेखर ने एप्पल से इन अलर्ट पर सफाई देने को कहा है, क्योंकि एप्पल हमेशा सुरक्षित और गोपनीय होने के दावे करता है। पीयूष गोयल जी के पास भी यही नोटिफिकेशन गई है। समीर सरन जो एमपी भी नहीं है, उनके पास भी यही नोटिफिकेशन गया है। कई देशों के लोगों को भी ये नोटिफिकेशन मिला। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब एप्पल को देना होगा। जैसे कि पहले अश्विनी वैष्णव जी और मैंने कहा था कि एप्पल खुद को हमेशा से ही एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बताता रहा है। उनको ये जवाब देना होगा कि क्या सच में सुरक्षित है। सरकार का कहना है कि वो हर नागरिक की गोपनीयता की सुरक्षा करने की प्रतिबद्ध है। कथित इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए अपने नेताओं की जासूसी का आरोप लगाकर विपक्षी पार्टियों ने 2 साल पहले जबरदस्त हंगामा किया था और संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था। अब ताज़ा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है सरकार ने तो अपनी तरफ से जांच का ऐलान कर दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब इस मुद्दे पर लामबंद होने की कोशिश कर रही हैं। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार 2 नवंबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी को आशंका है और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाने का कारण क्या है। क्या गुरुवार 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा सकते हैं जब वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी? भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आपके लोगों को, आपके नेताओं को सबको जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी? तो मेरा ये कहना है कि अगर सबको जेल भेज देंगे तो पार्टी और सरकार जेल से चलेगी। दिल्ली शराब नीति में घपले के आरोप को लेकर 16 अप्रैल को सीबीआई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इस मामले में केजरीवाल किसी चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाए गए हैं। तो ईडी केजरीवाल से पूछताछ क्यों करना चाहती है? जांच एजेंसियों का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र गवाहों और आरोपियों के बयान में आया। आरोपी विजय नायर केजरीवाल का करीबी था और उसने शराब कारोबारियों को बताया कि वो शराब नीति पर मुख्यमंत्री से चर्चा करता है। इंडो स्पिरिट के मालिक और आरोपी समीर महिंद्रू की केजरीवाल से फेस टाइम पर बात विजय नायर ने ही करवाई। जांच एजेंसी का दावा है कि इसमें केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर अपना बच्चा है, इस पर विश्वास करें और सहयोग करें।
ईडी का दावा है कि मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि मार्च 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ही उन्हें नई शराब नीति का नया ड्राफ्ट मिला। इसी रिपोर्ट में शराब का होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन निजी हाथों में देने की बात पहली बार सामने आई। इस आधार पर ईडी पूछताछ करके इस मामले में केजरीवाल की भूमिका की कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी सीधे केजरीवाल पर हमले कर रही है। ये तो बड़े गहरे, सीधे और परिस्थिति जन साक्ष्य उपलब्ध है। लॉ में कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस एंड वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो ये दोनों उपलब्ध हैं। देश के इतिहास में आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौजूदा मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया गया हो। क्या पहली बार ऐसा हो सकता है? जब तक अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ से निकलकर वापस नहीं आ जाते, तब तक ये चर्चा चलती रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।